Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss two important organelles. Number one is endoplasmic reticulum and the second one is Golgi apparatus. So let's move. जी तो dear students, now the endoplasmic reticulum, तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. An interconnecting network of channels कहा जाता है रस्तों को, ठीक है. और इंटरकनेक्टेड है मतलब कि आपस में लिंक्ड है. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये रास्ते हैं और ये आपस में लिंक्ड है. विद दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क. एंड दीज चैनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. इनके बाहर मेम्ब्रेन है ताकि जो मटेरियल साइटोप्लाज्म का है वो इसके इन चैनल्स के अंदर ना आ सके. तो ये कौन सा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है चैनल्स का, जिसको मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही है. इनको हम इंडिविजुअली नाम देते हैं सिस्टर्ने का. दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने. और इसको आगे हम ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स. ये इलोंगेटेड है, ठीक है, और क्लोज्ड है, बंद है, थैलियां हैं, पिचकी में फ्लैटेंड सैक्स हैं. एक्सटेंडेड फ्रॉम, जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये इसकी एक्सटेंशन है, यानी कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस इज, और आपको याद होगा और न्यूक्लियस में बताया था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें जरा, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इट जनरली एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कौन सी, आउटर, याद रखना, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बाहर सेल की जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां तक ये जाते हैं. इनकी अपीयरेंस, इनकी शेप्स जो है ये वेरी करती है सेल टू सेल एज पर द फंक्शन ऑफ द सेल. क्लियर? सो दैट्स इट्स डेफिनेशन. थोड़ा सा लफ्जी मतलब देख लें इनका. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्म मीन्स द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर. रेटिकुलम, रेटिकुलम का वर्ड जहां कहीं पे भी आएगा डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, इसको मार्क कर लें. इट मीन्स नेटवर्क. क्लियर? रेटिकुलम फर्स्ट ईयर में भी कई दफा इस्तेमाल होगा, सेकेंड ईयर में भी कई दफा इस्तेमाल होगा. ये रेटिकुलम का वर्ड मुख्तलिफ शक्लों में आएगा. सो लाइक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक रेटिकुलर फॉर्मेशन. क्लियर? नर्वस सिस्टम के अंदर. और इसी तरह से आगे जहां जहां पे आएगा बताता जाऊंगा आपको. या फिर रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आपको याद होगा, किंगडम प्लांटी से. तो रेटिकुलेट या रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करेंगे कंपोनेंट्स के हवाले से. सो कंपोनेंट्स के एतबार से देखें तो तीन इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी. सिंगुलर इज सिस्टर्ना, एक सैक हो तो सिस्टर्ना, चूंकि बहुत सारे होते हैं तो द प्लूरल इज सिस्टर्नी. सो दिस आर लॉन्ग फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब पिचकी हुई, लाइक दिस, एंड अनब्रांच्ड, और इनकी कोई मजीद ब्रांचेस नहीं है. ये इस तरह से फ्लैट है, मतलब इससे दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है और अनब्रांच्ड है. यूनिट्स, सो दीज फ्लैटेंड, ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक. मैं एक सिस्टर्ने को बाहर निकाल कर दिखाता हूं आपको. इस तरह से फ्लैट है और ये ऐसे नीचे से, ये लाइक दिस, और इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, इस तरह से मौजूद. और ये इसकी आउटर सरफेस है जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूं. दिस इज आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है. और इसके ऊपर ये आउटर सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन, और अंदर ये बनता है स्पेस, ठीक है, ये स्पेस जिसको हम कह रहे हैं सिस्टर्नल स्पेस. ओवर हियर ये सारी स्पेसेस क्या है, सिस्टर्नल स्पेस. ये अंदर सिस्टर्नल स्पेस, ये एक को मैंने दिखाया, ये बाहर मेम्ब्रेन. और अगर यहाँ पे साथ अटैच हो बाहर राइबोसोम्स, तो ये क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? तो मैंने एक निकाल दिया. इस तरह से ये नेटवर्क है और आपस में इंटरकनेक्टेड है ये. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. क्लियर? बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है. So it is present extended from the outer nuclear membrane to the plasma membrane. दूसरा component vesicles, oval membrane bounded structures, oval membrane bounded structures. आपको गोल्जी apparatus याद
आगे चलकर मैं डिस्कस भी करूंगा। तो यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो छोटे छोटे वेसिकल्स कंटेनिंग द मटेरियल्स ऑफ सिंथेसिस, आमतौर पर प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स जहाँ से वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होकर छोटे छोटे गोल से वेसिकल्स निकलेंगे, यहाँ से जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटेगा, सो इट विल कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेसिस, तो इसे कहते हैं वेसिकल, क्लियर। और टिब्यूल्स इर्रेगुलर, ये देखें इर्रेगुलर, कोई तरतीब है इनकी, नो, एंड ऑफन ब्रांच्ड, ठीक है, ये देखें एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हैं, दीज आर ट्यूब्स, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, द सिस्टर्ने, ये वाला सिस्टर्ने, ट्यूब्स एंड द tubules and the vesicles. Now, the endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two major components, two definite components. Intracellular का क्या मतलब होता है? Intra means within, cellular मतलब सेल, यानी सेल के अंदर जो जगह है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, दो स्पेसिस में डिवाइड कर देता है और दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स बना देता है इसमें। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन्स within, cellular means cell, means within the cell. So endoplasmic reticulum divides the cell space into two distinct, कितनी, दो distinct compartments. नंबर वन ल्यूमिनल, ल्यूमिनल का मतलब ल्यूमन से, ल्यूमन का मतलब सुराख होता है, तो ये अंदर देखिए स्पेसेस है, ये अंदर एक बाउंडेड है, ये ल्यूमिनल स्पेसेस, यानी सिस्टर्नल स्पेस, मतलब के सिस्टर्नल स्पेस इनसाइड, ये अंदर वाली तरफ, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, यानी ल्यूमन के बाहर, तो ल्यूमन के बाहर क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाएगा साइटोप्लाज्म और ल्यूमिनल कहलाएगा इसके अंदर जो सिस्टर्नल स्पेस है। तो ये किसने डिवाइड किया है? सो दिस डिवीजन इज डन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चले अब एक और नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्योंकि आई एम डूइंग टू कंबाइन ऑल the information related to the endoplasmic reticulum you have read in the first year and the second year of the biology. तो modifications, पहली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ी, उसमें मूवमेंट वाले चैप्टर में, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द टॉपिक ऑफ मायोलॉजी, मसल्स के टॉपिक में, ठीक है। तो वहां पे आपने पढ़ा था स्केलेटल मसल में कि उनके जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है उसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक, उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक खास किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो। और ये वाला जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसमें स्मूथ है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर कर लेता है अपने ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, जैसे ये ट्यूब्स बनी इनके अंदर स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से जब ये स्टोर कर सकता है कैल्शियम को, तो फिर क्या कर सकता है, इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन, क्लियर। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को का मतलब, यानी सार्क का क्या मतलब होता है, मसल, फ्लैश, ये ग्रीक वर्ड है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ channels within the muscle fiber, clear, or muscle cell or myocyte in skeletal and cardiac muscles, दोनों के अंदर, ठीक है, in skeletal and cardiac muscles, and both of them they are striated or stripped muscles. The smooth endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है SR, sarcoplasmic reticulum. Function, it stores calcium in their lumen, कहां पर, lumen के अंदर, lumen मतलब स्पेस, ये इनके अंदर जो स्पेस है वहां पर स्टोर करता है। एक और मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टर्न आपके सामने, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स, इसके मैं पैरेलल एक और सिस्टर्न यहाँ बना देता हूँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा अर्गेस्टोप्लाज्म. So many ribosomes attached on small parallel cisternae.
ये छोटे छोटे सिस्टर्ने और पैरेलल हैं, एक ये आगे पड़ा हुआ है, ये इसकी आउटर सरफेस, यहाँ पर राइबोसोम्स, एक ये इसके आगे ये वाला है, उसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम। तो ये पैरेलल जो पड़े हुए हैं, ये दो सिस्टर्ने और इनके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अर्गेस्टोप्लाज्म। चलें इनडायरेक्टली कोर इसको इस तरह से कर लेते हैं। एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है? ओनली इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं अल्टरनेटिवली अर्गेस्टोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म। क्लियर? ये भी एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। सो मैनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन स्मॉल पैरेलल सिस्टर्ने ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन रफ इट इज कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म। क्लियर? और उसके बाद याद आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसमें न्यूरॉन, मोटो न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, दे हैव नेजल ग्रेन्यूल्स और नेजल बॉडीज। ठीक है, तो नेजल बॉडी या ग्रेन्यूल्स एक्चुअली दे आर द अर्गेस्टोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल्स। आपने पढ़ा था ना, वहाँ पे जो नेजल ग्रेन्यूल्स, दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद गोल्गी apparatus। ठीक है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूरॉन के अंदर तो नेजल ग्रेन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? यानी कि न्यूरॉन के अंदर कौन सा रेटिकुलम? रफ। सो जो अर्गेस्टोप्लाज्म है नर्व सेल्स का यानी कि न्यूरॉन्स का, उसे कहते हैं नेजल बॉडी और नेजल ग्रेन्यूल्स। So that is what a little bit information regarding the endoplasmic reticulum. अब इसके दो ही morphological forms हैं. It has got two morphological, मतलब form and structure और shape. तो shape के एतबार से, forms के एतबार से, जो उसकी appearance के एतबार से दो ही morphological forms हैं. एक ये जो आपको नजर आ रही है bluish और उसके ऊपर ये red spots, एक तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजिकल, ये सेपरेट दिख रही है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे देखें ट्यूब्स की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये वाले। एक ये अलग से यानी कि मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो सी इस तरह से राइबोसोम जिसके साथ अटैच और फ्लैटेंड सैक्स हैं, इलोंगेटेड सैक्स हैं, दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसका दूसरा क्या नाम मैंने बताया आपको? अर्गेस्टोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म। यहां पर देखिएगा, इसमें इस तरह से सिस्टर्ने मौजूद हैं। सिस्टर्ने लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स ये वाले मौजूद हैं, और उनकी आउटर सरफेस पे, याद रखना है, आउटर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे, अंदर वाले स्पेस में नहीं, बाहर सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड हैं राइबोसोम्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर? इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर खैर ये इस तरह से फ्लैटेंस है, ये देखिए इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ये चैनल्स नेटवर्क है, आपस में कनेक्टेड हैं, ये इस तरह से। क्लियर? ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर, इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड। So this is called as rough endoplasmic reticulum. It has got ribosomes. It has got ribosomes attached with outer surface, बाहर वाली surface। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ आती है, क्योंकि राइबोसोम जो है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऐसे रफ टाइप नजर आ रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इसके साथ अटैच्ड राइबोसोम्स हैं, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अच्छा, इनको कंपैरिजन में मैं लेकर चलने लगूं। ठीक है, रफ और ये वाला जो आगे है स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? स्मूथ का मतलब बिल्कुल प्लेन, कोई उसमें रफ या कुछ तरह के चीजें नहीं है। सो मींस दैट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है, तो राइबोसोम किसके पास ना हो तो अपीयरेंस स्मूथ आती है। ये ट्यूब्स की तरह की है। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज देयर आर नो ribosomes attached. No. Clear? ये जो सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ये ज्यादा स्टेबल है, एंड कंपैरेटिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर।
ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, मतलब कि ये क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से बड ऑफ होते वेसिकल्स टूट रहे होंगे, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। ये कौन सा, ये हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। सो वेसिकल्स, इसमें ज्यादातर सिस्टर्ने हैं, ये सिस्टर्ने और वेसिकल्स। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सो मेनली कंपोज्ड ऑफ टिब्यूल्स। तीसरा कंपोनेंट टिब्यूल्स, इर्रेगुलर एंड ब्रांच्ड, जबकि सिस्टर्ने दे आर रेगुलर एंड फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, स्टॉक्स की तरह, जैसे स्टॉक लगा हुआ स्टॉक है। क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये अबंडेंट कहाँ कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द योर एंटी टेस्ट एमसीक्यूज। सो अबंडेंट इन सेल्स, ये इनकी अबंडेंस जरूर समझनी है। अबंडेंस में देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके साथ चूंकि राइबोसोम अटैच है, तो इसका मतलब है कि राइबोसोम वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये, मतलब द प्रोटीन सिंथेसिस। So, abundant in the cells which are engaged in protein synthesis, and secretions। जो secretions होती हैं, जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, याद होगा गोल्जी ऑपरेटर्स आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो हर वो स्ट्रक्चर सेल में या बॉडी के अंदर जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या फिर वहां पर secretions बन रही हैं, जो भी सेल इस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला, रफ, वो ज्यादा है, इट इज अबंडेंट। जैसा कि लाइक कहां पर ये काम बहुत ज्यादा होता है, लाइक इन द लिवर, ठीक है, लाइक इन द पेनक्रियास, लाइक इन द गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स यूजुअली, और ये अपने सेक्रेशंस, म्यूकस, इस तरह के सेक्रेशंस रिलीज करते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, चूंकि एक स्टॉक की तरह का एक ये स्ट्रक्चर है और फैला हुआ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी ऑफर करता है। जबकि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सो इट इज अबंडेंट इन द सेल्स विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऐसे सेल्स जहां पर एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत हो रहा हो, दूसरा जहां पर ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, मतलब कि ग्लाइकोजन टूट रहा हो खास तौर पर, या वो बन रहा हो खास तौर पर, ठीक है। सो इन बोथ केसेस ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऐसे सेल्स में इसकी अबंडेंस ज्यादा है। अच्छा, पहले बात कर लें जरा लिपिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से, यहाँ पर कौन सा लिपिड मेटाबॉलिज्म होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म में एक तो चीज याद रखनी है कि ऑयल्स बनेंगे यहाँ पर, यानी कि ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर। ये इट इज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एनाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो एक तो ऑयल्स की सिंथेसिस, ऑयल्स आपने पढ़े हुए, ठीक है, विच आर फैटी एसिड्स, द फैटी एसिड्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज ऑयल्स। इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स, उनके सिंथेसिस जैसे कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन और लेसिथिन, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स, यानी स्टीरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्टीरॉइड के आगे कोलेस्ट्रॉल भी आप मेंशन कर सकते हैं, और कोलेस्टेरॉल, ठीक है, उसकी सिंथेसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, जरा थोड़ा सा आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली इसको लिंक करें जरा। फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ पर हमें चाहिए होते हैं? These are required in the formation of plasma membranes, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहाँ पर जो लिपिड्स चाहिए होते हैं, ये वहाँ पर हेल्प करती है, ठीक है। मतलब कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, क्लियर। और इसी तरह से इट इज़ also involved in the transmission of nerve impulse in the muscles and the nerve cells. Muscles और nerve cells में nerve impulse transmission करवाती है। muscle cells आपने पढ़ा हुआ in the control and coordination, ठीक है, वहाँ पर muscles में myology किस तरह से वो nerve impulse आती है और फिर उसकी सार्कोलेमा के ऊपर वो ट्रेवल करती है, ठीक है।
नाउ it is abundant in the cells with glycogen and lipid metabolism. ये cells कहाँ पर पाए जाएंगे? Cells से मिलकर क्या बनता है? Tissue? Yes. So such as in adipose tissue. कौन सा टिश्यू? एडिपोस, मतलब वो टिश्यू जो फैट सेल्स के मिलने से बने, ठीक है, वहां पर इनकी abundance ज्यादा होगी, जहां पर फैट्स ज्यादा होंगी. इन द मसल्स में बता दिया आपको, ठीक है, वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया कि SER, ठीक है, इन द स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स, ठीक है, SER इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो वहां पर ये मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में, खास तौर पर कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में. ऑल्सो इन द लिवर सेल्स, it is also present in the liver cells. They are also involved, the smooth endoplasmic reticulum, it is also involved in the detoxification of harmful drugs. कोई भी harmful drug जो कि हमारे पास आती है, उसकी detoxification करवाई जाती है with the help of the smooth endoplasmic reticulum. Dear students, जरा तो थोड़ा सा गौर कीजिए और रिकॉल कीजिए कि detoxification फैक्ट्री कहाँ पर है हमारी? Yes, you are right. So detoxification usually takes place in the liver. शाबाश. So liver के अंदर ये काम हो रहा है, मतलब कि इसका मतलब फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर भी बहुत है, क्योंकि वहां पर क्या होनी है? डिटॉक्सिफिकेशन. आपने जो कुछ खाया, जो कुछ पिया, चाहे कोई खाना खाया, चाहे कोई ड्रग्स ली. ड्रग्स दो तरह की होती हैं, मेडिसिनल ड्रग्स भी हो सकती हैं, वो एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं, वो नहीं लेनी, ठीक है. मेडिसिनल ड्रग्स अगर कोई बीमारी हो जाए तो उस सूरत में, लेकिन किसी भी तरह के जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, सो आफ्टर वी इंजेस्ट वो एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द आइलियम, एंड दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. तो इससे पहले कि पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो कहाँ जाता है? ब्लड पहले. यस, यू आर राइट, इट गोज इनटू द लिवर थ्रू हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. क्लियर? तो वहां पे ये लिवर के अंदर जाएगा, लिवर उसको चेक करेगा कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज है कि नहीं है. अगर है तो फिर उसको क्या करेगा? उसके इफेक्ट्स को डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म कर देना, जायल कर देना, ये कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स. जो खाया था उसमें कोई टॉक्सिन्स है, हो सकता है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टॉक्सिन्स बनाए हों, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन टॉक्सिन्स को भी ये नलिफाई करेगा, उनको रिमूव करवाएगा. एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन. मसल कंट्रैक्शन किस तरह से? आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्टोर करता है किस चीज को? कैल्शियम आयंस को. और कैल्शियम आयंस कहां पर मौजूद है? इसके लुमेन के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है. और जैसे ही वो नर्व इंपल्स आती है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. और फिर वो कैल्शियम वहाँ से निकल कर कहाँ जाती है? इनटू द साइटोसोल. और उसके नीचे क्या पड़ा होता है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स. ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है उसके ऊपर बाइंड करेगी कैल्शियम. और फिर क्या होगा? जो ट्रोपोनिन क्या करेगा? इट विल पुल्ड द ट्रोपोमायोसिन. और ट्रोपोमायोसिन जब जैसे थोड़ा सा ऊपर होगा तो एक्टिन के ऊपर जो जी साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं, दे विल गेट एक्सपोज्ड, and the head of the myosin, it gets attached and it will push back towards the center. So इससे क्या होगा? It leads to muscle contraction and it also involved in the transport of cellular products. तो cellular products मतलब सेल के अंदर कुछ चीजें बन रही हैं, like न्यूक्लियस से कोई इंफॉर्मेशन आई in the form of messenger RNA, और वो कहाँ पे गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम हैं, ये काम शुरू कर देंगे, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे. प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद यहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली इट विल मूव इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसके ऊपर पास भेज रहा है? इट मूव्स इट टू द गोल्जी एपरेटस. ये गोल्जी भाई के पास भेजेगा इसको, ठीक है, ताकि इसकी फिनिशिंग करे. और जहां कहीं पर चाहिए सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. सो इट इज ऑल्सो
It also helps in the transport of cellular products or cellular materials to be transported safely inside the cell as well as outside the cell as per the requirement of the cell. Clear? Or it also offers mechanical support. ये भी मैकेनिकल सपोर्ट ऑफर करते हैं. मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? मैकेनिकल सपोर्ट वही है जो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेल की स्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंटेग्रिटी, उसकी शेप को मेंटेन करवाना, ये होती है मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि सेल डीफॉर्म ना हो जाए. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द endoplasmic reticulum it helps. So this is a collaborative and comprehensive lecture on this structure. Clear? और इसके अलावा भी हम अभी देखने लगे हैं कि इनके मजीद एक तो और फंक्शंस हैं वो जो रह गए हैं, वो भी इसको भी कवर अप करते हैं. Now dear students, the functions of endoplasmic reticulum. अब इसको ज़रा कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं. वैसे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं इन जनरल वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें कोई एक दो चीज़ें एडिशनल हैं. लाइक पहली बात करेंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट जो हमने बात की. तो मैकेनिकल सपोर्ट वैसे आगे चल के पढ़ेंगे भी. ये बेसिक फंक्शन है साइटोस्केलेटन का. ठीक है, साइटोस्केलेटन में वो 3 तरह के जो फिलामेंट्स हैं, स्पेशली द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन की सपोर्ट होती है, मैकेनिकल सपोर्ट होती है, तो वो अकेले नहीं है. इट इज अलॉन्ग विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मैकेनिकल सपोर्ट एक इसका फंक्शन हो गया. नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंट्रासेलुलर, मतलब के विद इन द सेल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, उसमें ये हेल्प कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोटीन्स हैं सिंथेसाइज होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो फिर वहाँ से जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से जाती है फिर गोल्गी apparatus में, फिर वहाँ से एज पर द रिक्वायरमेंट. सो इस तरह से इंट्रासेलुलर एक्सचेंज. इट ऑल्सो कनेक्ट्स द न्यूक्लियर मटेरियल. जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो इसकी जो एक्सटेंशन है, इट स्टार्ट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वहाँ तक ये इसकी रसाई है. तो वहाँ तक चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, जो मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है. इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स हैं इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हमने अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहा. ठीक है. नाउ द लिपिड सिंथेसिस मैंने बताया आपको, उसमें ऑयल्स से सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल्स ये सिंथेसाइज किए जा रहे हैं. यानी यहाँ पर एनाबॉलिज्म हो रहा है लिपिड्स का. क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर वो ग्लाइकोजन के वाले से भी बात हुई. इट ऑल्सो कंटेन्स सम एंजाइम्स. ये आपने पहली दफ़ा बात सुनी होगी. इट ऑल्सो कंटेन्स सम एंजाइम्स लाइक सुक्रेजेस. सुक्रेज क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द सुक्रोज और उसका ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. इस तरह से ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ये बेसिकली एंजाइम है. आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. वहां पर जो एंजाइम चाहिए दैट इज हेक्सोकाइनेज. जो काइनेज होती हैं वो फॉस्फेट को ऐड करते हैं, और जो फॉस्फेटेजेस होती हैं ये उसका रिवर्स है, वो फॉस्फेट को वहां से तोड़ते हैं. याद रख लीजिए, ये जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है. जो काइनेजेस होती हैं दे ऐड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है. और जो फॉस्फेटेजेस हैं दे आर यूज्ड टू रिमूव फॉस्फेट ग्रुप्स. क्लियर? तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जब भी सेल को जरूरत पड़े एनर्जी की और उसके पास एनर्जी मॉलिक्यूल और ग्लूकोज फ्री फॉर्म में नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जिसके पास फॉस्फेट मौजूद है, इसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा और इसमें से क्या करेगा कि फॉस्फेट को अलग कर देगा और इससे क्या बनवा देगा? डी ग्लूकोज. और उसका क्या फायदा? अब इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या मिलेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP प्लस वाटर प्लस हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से NAD डाइफॉस्फेटेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, NADPH, याद आपको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप को निकलवा देगा। बाकी क्या बच गया, ओनली NAD, क्लियर। तो वो फिर आगे इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। सो दिस इज द फंक्शन। और अच्छा याद रखना कि जो सा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये वाहिद ऐसा एंजाइम है जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है एंड इट इज ओनली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है, याद रखें, हम ऑर्गेनेल की बात नहीं कर रहे, मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जब सेल डिविजन होती है, सेल डिविजन, और सेल डिविजन में जब कैरियोकाइनेसिस हो रही हो, तो पहले एक न्यूक्लियस वो डिसरप्ट होता है, उसकी मेम्ब्रेन्स डिसरप्ट होती हैं, उसके छोटे छोटे डिसमेंटल होता है, मतलब उसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो वो जो टूटे हुए न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट्स प्लस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं, जब वो मुकम्मल हो चुकी होती है सेल डिवीजन, उसके क्रोमोसोम्स मूव कर चुके होते हैं आफ्टर ड्यूरिंग द टेलोफेज, तो ये उसको गिर्द क्या बनवाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर एनवेलप। So the fragments of nuclear membrane plus endoplasmic reticulum elements, they arranged around the chromosomes to form nuclear membrane। मतलब कि इसका रोल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में, लेकिन कब, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस, जब वो खत्म हो रही होती है, जब सेल डिवीजन हो चुकी होती होने वाली होती है ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस। यानी सेल डिवीजन की कौन सी फेज में, कैरियोकाइनेसिस में, जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे होते हैं। एंड ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो वैक्यूल है, चाहे वो गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है। सो ये जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, ये सब के सब बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सिवाय एक्सेप्शन याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, याद रखना है। इन दोनों के अलावा बाकी ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे कि गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, उसका जो फॉर्मिंग फेज है वो यही से तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स टूट कर जा रहे होते हैं। खैर, तो होपफुली समझ आ गया। एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, वो हमने पढ़ा कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सेल। Now, dear students, Golgi apparatus. So, first of all, its discovery. So, it was discovered by Camillo Golgi in 1898. Important MCQ है, इसका year of discovery भी important है और discoverer का name भी important है, Camillo Golgi। तो Golgi के नाम से ही इसको फिर Golgi apparatus का नाम दिया गया। Basically, he was an Italian physician, clear? और इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि इन प्लांट्स द गोल्जी apparatus इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, अब ये डिक्टियोसोम क्या है, आपके सामने ये डायग्राम है। सो दिस इज गोल्जी apparatus। ये एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल की है, ठीक है, मतलब कि ये एनिमल सेल की डायग्राम है। यहाँ पे देखिए स्टैक बना हुआ, स्टैक, इट इज अ स्टैक। यहाँ पर सिस्टर ने आपस में अटैच एंड टाइटली पैक्ड है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर इंडिविजुअल सिस्टर ने वो ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, मतलब वो टाइटली पैक्ड नहीं है, स्टैक्ड नहीं है। जैसे ये स्टैक बना हुआ ना, स्टैक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से उन प्लांट्स के अंदर उन गोल्जी apparatus को कहते हैं डिक्टियोसोम, याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी apparatus को कहते हैं डिक्टियोसोम, मतलब कि है तो वही सिस्टर ने, लेकिन इस तरह से पैक्ड नहीं है, इस तरह सेंट्रल स्टैक नहीं बन रहा वहां पर, बिल्कुल ऐसे tightly packed. So, how they are formed? The stacks of flattened, flat मतलब बिल्कुल पिचके हुए, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा, वहां पे भी फ्लैट सैक है, उनको भी हमने क्या कहा था, सिस्टर ने, इनको भी हम कह रहे हैं सिस्टर ने। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स विच आर कॉल्ड सिस्टर ने।
अच्छा, एनिमल्स के अंदर ये 3 से 7 का स्टैक हो सकता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टरने का स्टैक है। ये आमतौर पर एनिमल्स में होता है, कम से कम 3, ज्यादा 7 का। लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स, ये हायर एनिमल्स के अंदर, लोअर एनिमल्स के अंदर इट इज अप टू 30। ठीक है, ये स्टैक कितने का होगा? 30 सिस्टरने का हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो स्टैक है इसको हम कह रहे हैं गोल्जी apparatus। ये सिर्फ इस स्टैक को, this is called, up to this this is called Golgi apparatus। लेकिन अगर इसके साथ जो एसोसिएटेड वेजिकल्स हैं, इसके साथ एसोसिएटेड वेजिकल कौन सी है? एक तो इनकमिंग वेजिकल, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कहते हैं कि, और दूसरा यहां से आउटगोइंग सेक्रेटरी वेजिकल। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि अगर हम सिर्फ सिस्टरने की बात करें, इसके स्टैक की बात करें, तो ये गोल्जी अपरेटस, और अगर हम गोल्जी अपरेटस प्लस द एसोसिएटेड वेजिकल्स की बात करें, सो इट बिकम्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये इक्वेशन याद रखें, सिस्टरने प्लस एसोसिएटेड वेजिकल्स इट इज इक्वल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बनते कैसे हैं? यू नो वेरी वेल, हम पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि इट इज थॉट दैट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से द इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये छोटे छोटे ब्लेब्स की शक्ल में, ये छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, ये वेसिकल्स की शक्ल में वहां से वो टूटेंगे पीसेस, और वो इस एंड के ऊपर आकर के आपस में फ्यूज करते चले जाएंगे। जब ये फ्यूज करते चले जाएंगे तो उसका साइज ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसे बड़ा होता जाएगा, फ्लैट एंड सैक बनता चला जाएगा। तो यहां पर देखें कि सिस्टरना बन रहा है, सिस्टरना इज बीइंग फॉर्म्ड। इस वजह से इस एंड को जो जो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने है, इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस, या इसको कहते हैं सिस फेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर देखें, दे आर फॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली। पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूसली मुसलसल बनते रहते हैं by the fusion of vesicles, probably derived by the budding of smooth endoplasmic reticulum। किसकी? स्मूथ। तो क्योंकि पीछे वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो था स्मूथ ही था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इनका जो सेकंड नेम है सिस फेस, इसको याद रखना हमने। ठीक है, ये फेस कहां पर है? ये बिल्कुल किसके सामने पड़ा हुआ है? यहां पर वो उसी तरह से वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, so these are the smooth endoplasmic reticulum। so this is SER। तो यहां से टूट टूट कर ये आ रहे हैं यहां पर, यहां से फिर इस यहां पर। तो जो फेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, इसे कहते हैं सिस फेस। उसके ऑपोजिट यहां पे देखें, ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व्ड है, इसे कहते हैं मैच्योरेशन फेस, या इसको कहते हैं ट्रांस फेस। और ये वाला फेस होगा, दिस फेस इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा जी, अब आइए जरा इनके फेसेस के ऊपर। तो ये आउटर है, ठीक है, आउटर मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स आउटर, एंड कॉन्वेक्स मतलब ये इस तरह से पड़े हुए लाइक दिस। सो आउटर कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, ये इसको कह रहे हैं हम सिस फेस। ठीक है, इनके अंदर इस तरह से मौजूद है। और जो इनर ये वाला, ये ऐसे थोड़ा सा डिप्रेस्ड है अंदर की तरफ, इसे कॉनकेव, जो सरफेस अंदर की तरफ धंसी हुई उसे हम कहते हैं कॉनकेव। तो ये तो चूंकि अभी बन रहे हैं तो इसलिए हमें ऐसा नजर आ रहा है, अदरवाइज इस तरह से लाइक दिस सिस्टरनी आर लाइक दिस, ये इस तरह से मौजूद है। ठीक है,
तो ये ऊपर कॉन्वेक्स और ये इनर कॉनकेव, यहां पर आ रहे हैं वेसिकल्स और फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आउटर कॉन्वेक्स, इट इज द फॉर्मिंग और सिस फेस, ये वाला, या इसको ये वाला ये भी बन रहा है, और इनर जो अंदर वाले साइड पे है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसे कॉनकेव कहेंगे सरफेस। इट इज अ मैच्योरेशन और ट्रांसफेस, ये वाला ट्रांसफेस, क्लियर। जो फॉर्मिंग फेस है यहां पर सिस्टर्ने फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर सिस्टर्ने बन रहे हैं, फ्लैटेंड सैक्स दे आर बीइंग फॉर्म्ड। जबकि जो मैच्योरेशन फेस है यहाँ से हल्के हल्के कर ऐसा ऐसा यहाँ से वो बर्डिंग के जरिए यहाँ से टूट रहे हैं, तो यहाँ पे सिस्टर्ने की ये देखें बहुत सारे ये फॉर्मिंग ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बन रहे हैं, फिर ऐसा से यहाँ से कट लेंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ से टूट जाएंगे। तो इस एंड के ऊपर सिस्टर्ने ब्रेक, किस एंड पे ब्रेकअप हो रहा है इनका? एट द मैच्योरेशन फेज और एट द ट्रांस फेज, क्लियर। यहां से अब जो वेसिकल निकलेगा उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी वेसिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो मौजूद है सेक्रीशंस, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? सेक्रीशंस। सेक्रीशंस, so secretions are the products or which are formed within the cell on ribosomes, ribosomes के ऊपर बनती हैं, फिर वहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई स्मूथ एंड वहां से होती हुई then they pass to the Golgi apparatus. Proteins are converted into glycoproteins. प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जो भी प्रोटीन्स आ रही है न्यूक्लियस के अंदर उसका मैसेंजर आरएनए बना, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और न्यूक्लियर पोर्ट से होता हुआ पहुंचा कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर क्या अटैच है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करेंगे? उसके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगी फिर वहां से वो होते हुए थ्रू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से बड ऑफ करेगा, और ये कहाँ पहुंचेगा? वो सेक्रेशन कहाँ पहुंचेगी? इसके अंदर इसको पैक करके अब भेजना है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां पर ये फाइनली पैक हो चुकी है। तो उसको पैक करना है, उसको मॉडिफाई करना है उनको इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स। गोल्जी अपरेटस इज कंसर्न्ड विद सेल सेक्रेशंस। ये इसका समझ लें मोटिव है, मतलब कि ये टाइटल नेम है। जैसे हम अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो वो पावर हाउस है, जैसे राइबोसोम्स की तो वो प्रोटीन सिंथेसिस उसके लिए कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं लाइक द क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो कीवर्ड्स। तो इसका जो कीवर्ड है गोल्जी अपरेटस का कीवर्ड दैट इज सेल सेक्रेशंस, क्लियर। सो गोल्जी अपरेटस इज कंसर्न्ड विद द सेल सेक्रेशन, और सेल सेक्रेशंस क्या चीजें हैं? दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूजुअली प्रोटीन इन नेचर। मोस्ट ऑफ द सेल सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क कर लें। मोस्ट ऑफ द सेल सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। और सेल सेक्रेशंस होती क्या हैं? दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन द ribosomes, then pass to the endoplasmic reticulum, and from the endoplasmic reticulum to the so through smooth endoplasmic reticulum it passes on to the Golgi apparatus. Okay, and the secretions they are converted into finished products. ये बहुत अहम चीज है कि जो secretions हैं इससे पहले कि उनको सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहां पर बगैर तैयारी के, बगैर उनको पैक किए, बगैर उनकी अच्छा, पैक से मुझे याद आया कि गोल्जी अपरेटस को पैकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये पैक करता है, चीजों को पैक भी करता है, पैकेजिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको। सो सेल सेक्रेशंस आर कन्वर्टेड टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड पैक्ड इनसाइड मेम्ब्रेन। इसी वजह से कहते हैं पैकिंग फैक्ट्री। तो इससे पहले कि सेल के अंदर या सेल के बाहर जहां पर भी जरूरत है उस चीज की, उस प्रोटीन की, उस सेक्रेशन की, तो उसको पैक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो रास्ते में हो सकता है कोई एंजाइम उसे मिल जाए जो उसको डिग्रेड कर दे, या कोई और चीज़ हो सकती है जो उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। सो उसको बड़ा सेफ तरीके के साथ पैक करके और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि वी टॉक अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेक्रेट ग्रेन्यूल्स। पैनक्रियाज ऐसे ग्रेन्यूल्स को सेक्रेट करता है जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। पैनक्रियाज जैसे कि लाइक इट कंसिस्ट ऑफ सम सर्टेन एंजाइम्स like pancreatic amylase, pancreatic lipase, and the trypsinogen, clear? तो ये सारे
enzymes they are in the form of granules, और ये granules they are important for digestion of food while it is in the duodenum of the small intestine. So Golgi apparatus forms these granules. Golgi apparatus इन granules को बनाता है. एक तो ये चीज होगी. Number 2, dear students, most important, it's a line of the book. Most important function of Golgi apparatus. सबसे अहम फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी apparatus का क्या है? इट इज टू मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्मिंग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मार्क कर लें, बहुत अहम है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus is to modify proteins and lipids by adding carbohydrates into glycolipids and into glycoproteins. Clear? जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिलेंगे तो it will form glycolipid. जब कार्बोहाइड्रेट्स they are conjugated with the proteins, it will form glycoproteins. Or most cellular secretions are glycoprotein nature. Now, it is also involved in the formation of new cell wall in the plants. आपको याद है चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल, और सेल साइकिल में माइटोसिस, और माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस देयर इज साइटोकाइनेसिस. तो एनिमल्स में तो क्लीवेज फरो बना, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लांट्स को चाहिए सेल वॉल. तो फिर वो कैसे होती है साइटोकाइनेसिस? कोई डिफरेंस था कि गोल्जी वेसिकल्स, कौन से? गोल्जी वेसिकल्स, वो पहुंच जाते हैं सेल वॉल का मटेरियल अपने पास लपेट करके टू द सेंटर ऑफ द सेल, सेल ऑफ द सेल के इक्वेटर पे पहुंचेंगे जहां पर वो मेटाफेज प्लेट बनी, और ऊपर पड़े में क्रोमोसोम, ये नीचे पड़े में, ऊपर क्रोमोसोम पड़े में. अब अगले मेटाफेज के बाद होनी है एनाफेज, और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, उनका डिसजंक्शन हो जाएगा एंड दे विल मूव टू द रिस्पेक्टिव पोल्स एंड आफ्टर दैट द टीलोफेज. तो उस दौरान ये क्या करते हैं, जब टीलोफेज अपने लास्ट स्टेजेस पे होती है, लास्ट मोमेंट्स पे होती है, तो तब प्लांट सेल्स के अंदर वो जो गोल्जी वेसिकल्स थी वो उनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज करेंगी. सबसे पहले जो गोल्जी वेसिकल, चूंकि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, इसकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके तो क्या बनाएंगी? दे विल फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यू डॉटर सेल्स. फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स, बट कब बनेगी? ड्यूरिंग सेल डिविजन, ड्यूरिंग सेल डिविजन साइटोकाइनेसिस. ठीक है, एक तो ये चीज. दूसरा, इनके पास होता है, इन वेसिकल्स के अंदर मौजूद होता है सेल वॉल का मटेरियल. अब प्लांट सेल जो, अब एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल में, तो इधर भी सेल वॉल है, इधर भी है, इधर भी है. ठीक है, ये एक सेल था इस तरह से, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये तीन दीवारें तो हैं, लेकिन चौथी दीवार नहीं है इसकी. तो चौथी दीवार कहाँ से बनेगी? ये गोल्जी वेसिकल्स के अंदर पैक कर करके वो सामान भेजा जाएगा सेल वॉल का, जिसे जैसे पैक्टिन है उसके अंदर. ठीक है, ख़ास तौर पर उसके अंदर मौजूद. तो और इनको वहाँ पर जब भेजा जाएगा, तो जब ये फ्यूज करेंगे द गोल्जी वेसिकल्स, दे विल फ्यूज, दे विल फॉर्म अ प्लेट, एंड उसको फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं. ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करेगा? जैसे ये फ्रैग्मोप्लास्ट बन जाएगा तो अब ये दो डॉटर सेल्स अलहदा हो जाएंगे और उनके पास प्राइमरी सेल वॉल होगी. दे विल हैव द प्राइमरी सेल वॉल्स. क्लियर? और इसी तरह से एक तो सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन कब? याद रखना, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. तो मेम्ब्रेन्स फ्यूज करके गोल्जी वेसिकल की बनाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उनके अंदर मटेरियल वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द सेल वॉल. नाउ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, they are also involved in the formation of lysosomes. लाइसोसोम भी कौन से? क्योंकि लाइसोसोम पढ़ेंगे मुख्तलिफ तरह से, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स. सो जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो गोल्जी apparatus से ही बन करके आते हैं. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स. आगे लाइसोसोम वाले टॉपिक में इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन होगी. एंड द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. स्टूडेंट्स, ये स्पर्म है, दिस इज द शेप ऑफ द स्पर्म.
न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस उसका, ये साइटोप्लाज्म, और देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर सा बनता है, ये कॉर्नर, दिस इज एक्रोसोम, और इसके अंदर कुछ होते हैं एंजाइम्स। यही एक्रोसोम एग सेल के साथ जाकर के वो हिट करता है और एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो उसकी जो सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम वो डाइजेस्ट हो जाती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, और फिर यहाँ से न्यूक्लियस जो है ये मूव करके उसके अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये वही बात हो रही है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? दैट इज द कॉर्नर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। हेड के अंदर जो सा कॉर्नर बन रहा है इसे कहते हैं एक्रोसोम, दैट इज ऑल्सो फाउंड बाय द गोल्गी apparatus. Another important function of this Golgi apparatus is the formation of vitelline membrane. Vitelline membrane. Vitelline membrane कौन सी होती है dear students? Yes, you have read. आपने practicals भी perform किए हैं. So egg, this is an egg. ये इसकी egg shell membrane और ये अंदर yolk और ये egg white. तो यहां पर इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जो यॉक की मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड वाइटेलिन, दिस इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी apparatus, ये सेक्रेट करता है गोल्गी apparatus. और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स. लेकिन कौन सी प्रोटीन्स? वो प्रोटीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहां से होते हुए जब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में जब ये यहाँ पर पहुंचेंगी, तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर गोल्गी apparatus उन प्रोटीन्स को जो है वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, और फिर जरूरत पड़ने पर फिर उसको आगे मूव करवाया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. क्लियर? सो इस तरह से गोल्गी apparatus का एक और जिक्र इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ इन द नीजल ग्रेन्यूल्स, के नीजल ग्रेन्यूल्स के दे आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम व्हिच इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus. तो वहां पर यानी कि नीजल ग्रेन्यूल्स के अंदर भी गोल्गी apparatus के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है. क्लियर? और ये इनकी तादाद याद रखनी है स्टैक्स की एनिमल्स के अंदर, और ये लोअर एनिमल्स के अंदर 30 के करीब है. सो सेल सेक्रेशन नंबर 1. नंबर 2, modification of proteins and lipids into glycoproteins and glycolipids by adding carbohydrates. Dear students, let's have a quick overview of our lecture in the form of these MCQs. So first MCQ I have prepared for you is the mechanical support, detoxification and the muscle contraction are the functions of. Dear students, किसका function है ये? So yes, you are right. These are the functions of endoplasmic reticulum. Clear? The membrane of the endoplasmic reticulum is continuous with the membrane of. तो ये एक्सटेंशन पूछी गई है मेम्ब्रेन उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है. इट इज कॉन्टिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ, और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कॉन्टिन्यूस है, और प्लस इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. गोल्गी apparatus, क्लियर, या फिर और वैक्यूल. सो इट इज इट्स एक्सटेंशन. अनदर क्वेश्चन इज हार्मोन्स जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनेल. तो हार्मोन्स कौन? प्रोटीन्स हैं. तो प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं? राइबोसोम्स पे. तो यहाँ पर किस स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स मौजूद हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी apparatus में, क्लोरोप्लास्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यस. So the correct answer is B, or beta option. Clear? Because the rough endoplasmic reticulum, it consists of ribosomes attached on the outer surface of the cisternae. An organelle involved in the formation of nuclear membrane during karyokinesis is. Nuclear membrane यहाँ पर कौन बनवा रहे हैं students? Yes. So plastids
or the mitochondria or the Golgi apparatus or endoplasmic reticulum? जी स्टूडेंट्स, तो आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस जो फ्रैगमेंट्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो टूटे होते हैं, जब ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस जब लास्ट फेज चलती है टेलोफेज, जब जहाँ पर फॉर्मेशन होनी होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिमेंट्स भी उसमें मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर? एंड another one is inner face of Golgi apparatus is called inner। जी डियर स्टूडेंट्स, इनर फेस कौन सा होगा? सिस फेस कहते हैं उसको, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, डिफॉर्मिंग फेस कहते हैं, या फिर ट्रांस। तो इनर फेस कौन सा है? मैच्योरेशन फेज, जो कि कॉनकेव होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। क्लियर? एंड इन द प्लांट्स व्हिच ऑर्गेनल सेक्रीट पेक्टिन टू सिंथेसाइज द सेल वॉल। जी डियर स्टूडेंट्स, कौन सिंथेसाइज करता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के सिंथेसिस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ, एनीवन, or the peroxisome or the glyoxysome or the dictyosome? Dear students, yes, it is dictyosome, because in plants the Golgi apparatus is called dictyosome, और Golgi apparatus का ही तो फंक्शन है सेल वॉल की फॉर्मेशन। क्लियर? और ergastoplasm is the related to which organelle? जी dear students, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus और sarcoplasmic reticulum? Yes. So the answer is rough endoplasmic reticulum। ठीक है, rough endoplasmic reticulum जिसमें वो सिस्टर्ने हैं और उनके साथ मल्टीपल बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं which are parallel to each other. So that very structure is called as ergastoplasm. And the acrosome of the sperms is formed during the differentiation of the spermatids by dash organelle। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जब डिफ्रेंशिएशन होती है स्पर्मेटिड्स की, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएटेड इनटू स्पर्म्स, तो उस वक्त एक्रोसोम बनाया जाता है। तो एक्रोसोम कौन बनवाता है? गोल्जी apparatus और द F1 particles और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द क्लोरोप्लास्ट। यस, सो द आंसर इज गोल्जी apparatus। क्लियर? जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने endoplasmic reticulum और उसकी morphological forms, the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, its functions, Golgi apparatus, its phases, the maturing phase and the forming phase and its functions, everything has been discussed in detail. At the end, we have discussed a few MCQs related to these two organelles. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई आपको क्वेरी हो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर योर क्वेश्चन सून। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।